हेलो एवरीवन। जैसा कि प्रीवियस चैप्टर हमारा एंटासिड्स का था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया, और आज जो हम बात करेंगे एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में हमने थोड़ी बहुत बात की होगी अपने प्रीवियस क्लास में, बट इसमें थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में और थोड़ा सा डिटेल्ड इंट्रोडक्टिव प्रोसेस के तौर से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपके हाथ पैर चोट लग जाए और वहां पे कोई घाव बन जाए तो क्या होगा, है ना। आप कहोगे दर्द होगा, हमें जलन होगी, हमारी स्किन वहां से टूट जाएगी, है ना। अगर बिल्कुल ऐसा ही घाव हमारे शरीर के अंदर पेट मीन्स हमारा स्टमक या छोटी आंत में डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, हमारे तीन पार्ट्स आते हैं अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज डुओडेनम। तो अगर स्टमक और डुओडेनम की जो अंदरूनी परत बन जाए या अंदरूनी परत पे वो घाव बन जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, तो उसी को हम बोलेंगे अल्सर। ठीक है, चलो यहीं से अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में। एंटी अल्सर ड्रग्स आर medications used to prevent, treat and heal ulcers of the stomach and duodenum by reducing gastric acid secretion, neutralizing stomach acid, protecting the gastric mucosa or eliminating the causative organisms such as Helicobacter pylori infection। तो एंटी अल्सर ड्रग्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो अल्सर को ठीक करती हैं, उसको ट्रीट करती हैं और उसको बढ़ने से रोकती हैं हमारे स्टमक में और डोडेनम में। कैसे कि स्टमक में बन रहा HCl का सिक्रीशन कम कर देंगे, जो स्टमक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिसके लिए हमें गैस्ट्रिक जो भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसीजर से जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े है ना, एंटासिड्स या और अलग अलग तरीके। सो दीज ड्रग्स आर अ ग्रुप ऑफ फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स जो मैनेज करते हैं पेप्टिक अल्सर जैसी बीमारियों को बाई गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कम करके, गैस्ट्रिक एसिड के न्यूट्रलाइजेशन से, और जो भी म्यूकोसल डिफेंस मैकेनिज्म है उसको बढ़ा देते हैं। गैस्ट्रिक म्यूकोसा को खराब होने से उसके ऊपर एक डिफेंसिव मैकेनिज्म को रेडी करते हैं। खैर, तो अगर हम अल्सर के बारे में समझें तो अल्सर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर के अंदर किसी भी अंदरूनी या बाहरी लेयर पर टिश्यूज का ब्रेकडाउन हो जाए और वहां पे एक गहरा घाव या फिर सॉरी ओपन सोर्स बन जाए। जब यही वुंड या यही घाव स्टमक या डुओडेनम की लाइनिंग पर बनता है तो उसी को हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। मान लीजिए आपके घर की दीवार पर पेंट लगा हुआ है, अगर उस पर रोज पानी, धूप या कोई रगड़ पड़ती रहे तो धीरे धीरे पेंट निकलने लगता है और दीवार खराब हो जाती है। इसी तरीके से हमारे स्टमक की जो लाइनिंग एक तरीके से पेंट हो गई, गैस्ट्रिक एसिड कोई तेजाब या एसिड मान लो, साथ ही साथ पेप्सिन एसिड के साथ काम करने वाला डाइजेस्टिव एंजाइम, जब एसिड और पेप्सिन लगातार लाइनिंग को नुकसान पहुंचाते हैं और बॉडी उसे रिपेयर नहीं कर पाती तब अल्सर बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए एंटी अल्सर ड्रग्स क्या करते हैं, एंटी अल्सर ड्रग्स वे दवाएं होती हैं जो अल्सर को बनने से रोकती हैं, बने हुए अल्सर को ठीक करती हैं, स्टमक एसिड को कम या न्यूट्रलाइज करती हैं और स्टमक की लाइनिंग की प्रोटेक्शन करती हैं। दूसरे शब्दों में इसका मेन मोटिव होता है केवल दर्द को कम करना नहीं, इसके साथ साथ एसिड को भी कम करना, अल्सर्स को भरना, दोबारा अल्सर बनने से रोकना, एच पाइलोरी बैक्टीरिया को ख़त्म करना और स्टमक की लाइनिंग को एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रोवाइड कराना। तो एक आसान एग्जांपल के मान लीजिए यदि इफ घर में आग लगी हो तो उसे बुझाने के 4 तरीके हो सकते हैं। पहली चीज, गैस से है तो गैस बंद कर दो, या पानी डाल दो, दीवार को फायर प्रूफ बना दो, या आग लगने वाले इंसान को बाहर निकाल दो। ठीक इसी तरीके से एंटी अल्सर ड्रग्स भी 4 तरीके से काम करते हैं। एसिड बनना कम करती है, या एसिड को हम न्यूट्रलाइज करते हैं,
या हमने स्टमक की सुरक्षा बढ़ा दी, या हमने एच पाइलोरी बैक्टीरिया को ही मार दिया, ठीक है, इन दवाओं के सहारे। तो एंटी अल्सर ड्रग्स को क्यों यूज करते हैं? पेप्टिक अल्सर में, गैस्ट्रिक अल्सर में, डुओडेनल अल्सर में, गैस्ट्राइटिस में, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में, इसके साथ साथ एसिड रिफ्लक्स में, एनासिड की वजह से कोई अल्सर हो रहा है तो, स्ट्रेस अल्सर प्रिवेंशन में, या एच पाइलोरी इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी। तो बहुत अलग अलग तरीके हमारे पास आते हैं जहाँ से हम इस अल्सर को ठीक कर सकते हैं। तो की फंक्शंस हमारी एंटी अल्सर के बार बार यही कहूँगा, एसिड के सिक्रीशन को कम करना, एसिड को न्यूट्रलाइज करना, मतलब कि पहले से जो प्रेजेंट हमारा एसिड है उसको तुरंत न्यूट्रलाइज करें। एग्जाम्पल में हमने एंटासिड्स पढ़ा, म्यूकोसल प्रोटेक्शन, स्टमक की प्रोटेक्टिव लाइनिंग को मजबूत बनाना, हीलिंग, अल्सर जल्दी भरने लगता है, प्रिवेंशन में फ्यूचर में अल्सर बनने से रोकिए, और एच पाइलोरी इरेडिकेशन, अल्सर का सबसे कॉमन रीज़न बैक्टीरिया होता है और उसे एंटीबायोटिक्स के थ्रू हम ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से एग्जांपल्स में आप देखिए ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, फैमोटिडीन, रैनिटिडीन, सुक्रलफ्लेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दीज लास्ट टू ऑफ दीज आर एंटासिड्स, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो अभी हम आते हैं वापस से थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए कि आखिर अल्सर बनता कैसे है। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यही। तो पहले आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा स्टमक खुद एसिड बनाता है, फिर स्टमक खुद क्यों नहीं गल जाता या डिसॉल्व हो जाता या पिघल जाता, आखिर क्यों उसको डैमेज? तो आंसर आपका शायद यही होगा, क्योंकि स्टमक के पास अपनी एक प्रोटेक्शन होती है। अब स्टमक की अपनी प्रोटेक्शन कौन सी होती है? जो आप स्टमक की लाइनिंग देख रहे हो जिसमें म्यूकस लेयर होती है ना म्यूकस जो चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, सच एस म्यूकस, यहाँ पे देखिए आप। उसके अलावा बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन, ये आ गया, एडिक्वेट ब्लड सप्लाई, है ना, और प्रोस्टाग्लैंडिन, रिपेयर सेल, रैपिड सेल रिपेयर। तो ये सब मिलकर स्टमक को एसिड से बचाते हैं, ठीक है। अल्सर कब बनता है? जब एसिड और पेप्सिन इन चीज़ों को, या फिर प्रोटेक्शन जब इनसे कम हो जाए, यानी अटैक ज़्यादा हो और प्रोटेक्शन कम हो, तो अल्सर बन जाता है। तो सिंपल तरीके से हमारे एग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर जो मैंने आपको आपके प्रीवियस क्लास में बताया था, जैसे कि एग्रेसिव फैक्टर से हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है, पेप्सिन, एच पाइलोरी, एनासिड, अल्कोहल, स्मोकिंग, स्ट्रेस, स्टेरॉइड्स, या एक्सेस स्पाइसी फूड जो इन चीज़ों के लक्षण को बढ़ा दे। डिफेंसिव फैक्टर में म्यूकस, बाइकार्बोनेट, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड गुड ब्लड सर्कुलेशन, सेल रीजनरेशन, ये सारी चीज़ें। अगर अग्रेसिव अपने लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए, डिफेंसिव कम हो जाए, तब तो यहाँ पे चांस होता है अल्सर बनने का, है ना। और वही मैंने एंटासिड बताया, अगर डिफेंसिव बहुत बढ़ जाए, अग्रेसिव कम हो जाए, तो हमने डाइजेशन खराब हो जाता है, तो हम इसीलिए डाइजेस्टेंट्स और कार्बोनेटिव्स लेते हैं। खैर वो तो चैप्टर ही अलग हो गया जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अभी हमारा क्या है, अग्रेसिव बहुत ज़्यादा है और डिफेंसिव कम है। तो अल्सर बनने के जो रीजंस हो सकते हैं वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसको हम शॉर्ट में एच पाइलोरी भी कहते हैं, ये एक बैक्टीरिया है। इससे भी इन्फेक्शन सबसे कॉमन रीजन होता है जब लोगों में अल्सर होता है, ठीक है। तो खैर, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये बैक्टीरिया म्यूकस लेयर को नुकसान पहुंचाता है ना। म्यूकस लेयर जो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है, म्यूकोसा 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ठीक है, मस्कुलरिस और सेरोसा, ठीक है, ये तो आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा। खैर, तो एसिड सीधे टिश्यूज तक पहुंच जाता है, वो एक रास्ता बना देगी और हमारी म्यूकोसा को और नुकसान, ठीक है, जले पे नमक वाला हाल। जैसे घर की वाटरप्रूफ कोटिंग हट जाए, अब बारिश का पानी सीधे दीवार खराब करेगा ना। दूसरी चीज एनासिड, जैसे एस्पिरिन हो गई, आइबुप्रोफेन हो गई,
डाइक्लोफेनाक हो गई, नेप्रोक्सिन हो गई, ये प्रोस्टाग्लैंडिन को कम कर देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या था? सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकस, मेंटेनेंस ऑफ रीनल ब्लड फ्लो। अब जब प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा तो ये चीजें तो मेंटेन होने से रही, है ना? ना तो रेगुलेशन हो पाएगा गैस्ट्रिक एसिड का, जब रेगुलेट नहीं होगा तो या तो कम या तो ज्यादा सिक्रीट होगा वो, ना ही गैस्ट्रिक म्यूकस पे कंट्रोल होगा, मींस उसका भी सिक्रीशन रुक जाएगा, और ऑब्वियसली रीनल ब्लड फ्लो खराब है तो ब्लड ब्लड सप्लाई भी हमारी थोड़ा सा प्रोहिबिट रहेगी। तो प्रोस्टाग्लैंडिन कम कर देंगे, प्रोटेक्शन खत्म, अल्सर बनना शुरू हो जाएगा। यही चीजें मैंने आपको बताया। उसके बाद एक्सेस एसिड प्रोडक्शन, है ना? कुछ लोगों में एसिड बहुत ज़्यादा बनता है। इसके अलावा स्मोकिंग, स्मोकिंग भी हीलिंग को कम कर देता है, एसिड बढ़ता है। अल्कोहल लाइनिंग को डैमेज करता है। बहुत स्ट्रेस लोगे, जैसे आईसीयू के पेशेंट हैं, जो पेशेंट जल जाते हैं, मेजर सर्जरी वाले, हेड इंजरी वाले, इनमें स्ट्रेस अल्सर बन जाता है। कोई जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, हमारे खाने खाने की आदतें खराब हों, इरेगुलर फूड हैबिट्स, बहुत लंबे समय से फास्टिंग पे हैं या बहुत लेट मील्स खाते हैं, डाइटरी हैबिट्स अच्छी नहीं है, ये सिम्टम को बढ़ा देते हैं, है ना? तो जब भी आपके स्टमक में अल्सर बनेगा तो आप क्या महसूस होगा? बर्निंग पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन, एम्प्टी स्टमक पेन, रात में दर्द होगा, एसिडिटी हो सकती है, हार्ट बर्न हो सकता है, जी मिचलाना, उल्टी आना, भूख का मर जाना, पेट में पेट फूलना जिसको ब्लोटिंग कहते हैं, वजन कम होना, है ना? स्टूल्स का कलर ब्लैक हो जाना जिसको ब्लीडिंग अल्सर की वजह से हम एक सिम्टम समझते हैं, या एक हमें एक फिजिकल क्राइटेरिया जो हमें गेस करने के लिए एक हेल्प करता है, या वॉमिटिंग ब्लड, है ना? तो बहुत सारे अल्सर के टाइप्स होते हैं, पूरे बॉडी में अल्सर कई जगह हो सकता है, जैसे कि मुंह में अल्सर आपने सुना होगा, माउथ अल्सर, पेट में गैस्ट्रिक अल्सर, है ना? फिर डुओडेनल अल्सर, ईसोफेगल अल्सर, स्किन पे अल्सर, वेनस अल्सर, डायबिटिक अल्सर, बहुत सारी चीजें। लेकिन फार्माकोलॉजी में हम स्पेशली पेप्टिक अल्सर पढ़ाया जाता है, इसीलिए हम क्लासिफिकेशन जो देखेंगे वो पेप्टिक अल्सर के बेस पे देखेंगे। तो पेप्टिक अल्सर एक ऐसा अल्सर है जो स्टमक या डुओडेनम में एसिड और पेप्सिन के इफेक्ट से बनता है ना? तो क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर में क्या देखोगे? बेस्ड ऑन लोकेशन। आपको पहला क्या दिख रहा है? गैस्ट्रिक अल्सर, है ना? गैस्ट्रिक का मतलब स्टमक। तो क्या होगा? स्टमक में पेन होगा, है ना? खाना खाने के तुरंत बाद बढ़ेगा जो दर्द। क्यों? क्योंकि खाना आते ही एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाता है ना? दूसरा डुओडेनल अल्सर, खैर, तो अकर्स इन स्टमक यूजुअली अलोंग द लेसर कर्वेचर caused by impaired mucosal defense, helicobacter pylori infection, prolonged use of NSAIDs। पेन कब तक होगा? टाइपिकल एकर्स आधे से 1 घंटा खाना खाने के बाद, है ना? खाना खाने से और हालत बद से बदतर हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया खाना पेट में जाते ही एसिड का सिक्रीशन शुरू हो जाता है ना? तो ओल्डर एडल्ट्स में तो और कॉमन है, इसकी वजह से ब्लीडिंग, परफोरेशन का मतलब आर पार होना, और गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ये चीज़ है। उसके बाद हमारा दूसरा क्या है? डुओडेनल अल्सर, है ना? कहाँ पे? फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम, अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है? तो इसमें दर्द कब होगा? इसमें खाली पेट होगा तब दर्द होगा, रात में या खाने से पहले। अगर रात में दर्द हो रहा है, खाना खाने से पहले दर्द हो रहा है, तो समझ लो प्रॉब्लम डुओडेनम में है। खाना खाने के बाद आराम मिल जाता है क्योंकि खाना कुछ समय के लिए एसिड को बफर कर देता है यहाँ पे। अब हम स्टमक में नहीं है, अब हम इंटेस्टाइन में आ गए हैं, इसलिए, ठीक है? तो ये दो, अगर हम बेस्ड ऑन कॉज की बात करें, ईटियोलॉजी अभी मैंने बताया, एच पाइलोरी बैक्टीरिया, है ना? एच पाइलोरी इन्फेक्शन ट्रीटमेंट क्या? इसके लिए आप एंटीबायोटिक लीजिए क्योंकि ये तो बैक्टीरिया है ना? इसके अलावा साथ में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेते हैं। एनासेड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को रोक देती हैं। तो भैया ना तो HCl का सिक्रीशन कम कंट्रोल होगा, ना गैस्ट्रिक म्यूकस का सिक्रीशन होगा, ना ही ब्लड फ्लो मेंटेन हो पाएगा। तब तो समस्या है कि अल्सर हमारा बढ़ेगा। उसके बाद स्ट्रेस अल्सर, मैंने बताया, डेवलप इन क्रिटिकली इल पेशेंट ड्यू टू सीवियर ट्रामा, बर्न, सेप्सिस, मेजर सर्जरी, आईसीयू वाले पेशेंट्स में बहुत कॉमन है। फिर हाइपर सेक्रेटरी अल्सर caused by excessive gastric acid
प्रोडक्शन, तो ज़ूलिंगर एलाइजन सिंड्रोम, बेसिकली ज़ूलिंगर एलाइजन सिंड्रोम ये जेनेटिक होता है, काफ़ी रेयर होता है, और इसमें गैस्ट्रिनोमा टाइप के या ट्यूमर बन जाते हैं, गैस्ट्रिनोमा ट्यूमर। तो गैस्ट्रिनोमा ट्यूमर ये अनवांटेड सेल डिवीजन की वजह से होता है। तो गैस्ट्रिनोमा ट्यूमर क्या करता है, वहाँ पे जानबूझ के बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस्ट्रिन हार्मोन को सिक्रीट करता है, और गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन जब आता है तो वो क्या करता है, HCl का सिक्रेशन बढ़ा देता है। HCl ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वहाँ पे क्या करेगा, वो हाइपर सिक्रीशन के तौर पे अल्सर के चांसेस बढ़ा देगा, है ना। अगला हमारा है बेस्ड ऑन सेवेरिटी। अब इसमें एक्यूट पेप्टिक अल्सर, तो ये डेवलप होगा अचानक से, यूजुअली ये हील करेगा कंप्लीटली विद अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, लेस लाइकली टू रिकर इफ द कॉज इज रिमूव। तो एक्यूट पेप्टिक अल्सर अचानक बनता है, छोटा होता है मगर जल्दी हील हो जाता है। क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर ये लंबे समय तक रहता है, बार बार लौट के आ सकता है ना। कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ब्लीडिंग और परफोरेशन जैसे। चलो, तो अभी हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में, ठीक है। तो अब इसमें क्लासिफिकेशन टेबल जब आप देख रहे हो तो इसमें आता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर्स। अब गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर्स में आपने 3-4 देखे इसमें, क्या, H2 एंटीहिस्टामिन्स, जिसमें सिमेटिडीन, रैनिटिडीन, फॉर्मेटिडीन, रोक्साटिडीन, लैफोटिडीन, ठीक है। उसके अलावा एंटी कोलिनर्जिक्स, जिसमें आप पायरेनज़ेपिन, प्रोपैंथलीन, ऑक्सीफेनोनियम, आप ये देख रहे हैं। फिर दूसरा हमारा है, तीसरा आता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जिसमें ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लैंसोप्राजोल, रेबेप्राजोल, डेक्सरेबेप्राजोल, आइलाप्राजोल। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग में मिज़ोप्रोस्टल आ गई। ऐसे ही गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स या एंटासिड हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, बट ठीक है, मैं इनका नाम आपको बता दे रहा हूँ, सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक, है ना। मींस एब्जॉर्बेबल या नॉन एब्जॉर्बेबल, ये एब्जॉर्प्शन के फेस पे है, बेस पे है, क्लासिफिकेशन है जो मैंने आपको बताया था। अब सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, नॉन सिस्टमिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मेगाल्ड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, किया जाता है। फिर अल्सर प्रोटेक्टिव, ये अल्सर के ऊपर एक कवरिंग बना देते हैं, जैसे सुक्रलफेट, कोलोइडल बिस्मथ सब्सट्रेट। और एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स, मतलब ये एंटीबायोटिक्स इसमें आ जाएंगे, एमॉक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टेनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, है ना, एंड कोलोइडल बिस्मथ सब्सट्रेट ऑल्सो। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन है, जिसमें अब अगर हम बात करें गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर्स में, ये दवाइयाँ क्या करती हैं, ये एसिड बनने को कम कर देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आप देख रहे हो H2 एंटीहिस्टामिन्स, ठीक है, या इनको H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। एग्जांपल में सिमेटिडीन, ठीक है, रेनिटिडीन, तो हिस्टोरिकली रूप से इंपॉर्टेंट है। रेनिटिडीन के बारे में कई देशों में इम्प्योरिटी कंसर्न की वजह से इसको बैन कर दिया गया है, रेनिटिडीन। इसको आप एसिलॉक या रेंटेक वगैरह नाम से सुनते हैं अपने देश में। तो हिस्टामिन के जो H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके ये एसिड के सिक्रेशन को कम कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर, जैसे कि पानी की टंकी का मेन स्विच हमने बंद कर दिया, वैसे ही। दूसरा हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेबेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल। इनका काम क्या है कि जो हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन, इनका एक पंप होता है जिसको हम ATPase, मतलब एक एनर्जी के तौर पे एक एंजाइम चलाता है, ठीक है, जो क्या करता है, हाइड्रोजन आयंस को उठा के ब्लड में हमारे कैरी करता है या इधर, ताकि वो एसिडिक नेचर को ले पाए। तो इसको भी रिवर्सिबली इनहिबिट करेगा। सबसे पावरफुल एसिड सप्रेसर से ही होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री की मेन मशीन ही हमने बंद कर दी हो। तीसरा आप देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन। अब देखो, हम किसी भी वजह से हमारे अंदर का प्रोस्टाग्लैंडिन काम नहीं करेगा तो हम बाहर से प्रोस्टाग्लैंडिन ले ही सकते हैं ना, जैसे कि हो गई हमारी और भी दवाइयाँ। जैसे हमारी बॉडी के अंदर का
एड्रेनालिन काम नहीं करता है तो बाहर से हम एपिनेफ्रिन और या फिर एड्रेनलिन के इंजेक्शन लेते हैं, सेम तरीके से। अब इसमें मीजोप्रोस्टल, मीजोप्रोस्टल क्या करेगा, म्यूकस को बढ़ा देगा, है ना, बाइकार्बोनेट बढ़ा देगा, एसिड कम कर देगा। तो स्पेशली एनएसएड इंड्यूस्ड अल्सर की रोकथाम के लिए आप मीजोप्रोस्टल ले सकते हो। इसके अलावा एंटी कोलिनर्जिक्स, एग्जाम्पल के तौर पे पायरेनजेपिन, टोलेंजेपिन, प्रोपेंथलीन, ऑक्सीफेनोनियम, ठीक है। टोलेंजेपिन कुछ जगहों पे इसका लिमिटेड यूज है। तो ये क्या करेंगे, अब ये बेसिकली एक हार्मोन पे काम या न्यूरो ट्रांसमीटर पे काम करते हैं जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे स्पेशली निकोटिनिक और मस्कैरिन के रिसेप्टर से बाइंड करता है। वेल, तो एसिटाइलकोलिन के इम्पैक्ट को कम करके एसिड का सिक्रीशन कम करते हैं। आजकल इनका यूज़ बहुत कम होता है क्योंकि हमारे पास बेटर ऑप्शन में पीपीआई और H2 ब्लॉकर्स मौजूद हैं जो बेटर टॉलरेटेड होती हैं, दैट्स वाई। अब इसके अलावा जो दूसरा हमारा गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, इनका काम नया एसिड बनने से रोकना नहीं है, ये पहले से बने एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, है ना। सिस्टमिक एंटासिड, सोडियम बाइकार्बोनेट जल्दी असर करता है, ठीक है। नॉन सिस्टमिक में एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। तो सिंपल एग्जांपल में अगर फर्श पे एसिड गिर जाए तो उस पर हम न्यूट्रलाइजिंग पाउडर डाल दिया जाता है ताकि वो एंटासिड के तौर पे वो डाइल्यूट या उसी में न्यूट्रलाइज हो जाए। अल्सर प्रोटेक्टिव्स की बात करें अगर, ये अल्सर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं और हीलिंग में हेल्प करते हैं। एग्जांपल के तौर पे सुक्रलफेट या जो बिस्मथ कंपाउंड्स वगैरह हैं। तो अल्सर की सतह पर हम एक कोट बना देते हैं और एसिड और पेप्सिन से उसकी हेल्प करते हैं, जैसे हम घाव पे पट्टी बांधते हैं वैसे ही। एंड द लास्ट वन इज एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स। अगर अल्सर का रीजन एच पाइलोरी है तो केवल एसिड को कम करना ही हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, बैक्टीरिया को ख़त्म करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत बेसिक सा रेजिमेंट में कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे ओमेप्राजोल, अमोक्सिसिलिन हो गया या क्लेरिथ्रोमाइसिन, कुछ कंडीशंस में मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन या बिस्मथ बेस रेजिमेंट्स का भी यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारते हैं और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एसिड को कम करके अल्सर की हीलिंग को और तेज करते हैं। तो ओवरऑल आप लास्ट में यही बोलूँगा, 4 बातें बहुत याद रखिए। एसिड को कम करने के लिए H2 ब्लॉकर, पीपीआई एंटी कोलिनर्जिक है। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड है। अल्सर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास सुक्रलफेट है और एच पाइलोरी को मारने के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो इस चैप्टर में एक इंट्रोडक्शन के तौर पे हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन तक देखा। अभी कल की क्लास में हम इनके बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, कैसे रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, फॉर्मेटिडीन कैसे काम करेगी, कैसे क्या होगा, और उसके बाद की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं तक फिनिश करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड वेलकम।